Dear students, we are going to discuss about the consequence of magnification and bioindicators. Myself, Dr. Fatima Sultana, Associate Professor in Department of Zoology, JDP Government Girls College, Kota. Humans have invented a variety of instruments to monitor the health of ecosystem. इंसानों ने बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं जिससे इकोसिस्टम के हेल्थ के बारे में हम टेस्ट कर सकते हैं, जैसे वाटर एनालिसिस किट बनाया है, ऑक्सीजन पानी में कितना है उसको चेक करने के लिए सेंसर्स बनाए हैं, हैवी मेटल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कई केमिकल एसेस लैब के अंदर एग्जामिन की जाते हैं. बट व्हाट वी सी दैट देर आर few can we have many rather living organisms which can also indicate the health of the ecosystem, or you can say the health of the forest or health of the any wetland, biodiversity. So what are these are known as the biological indicators, and a species whose presence, absence or abundance reflects a specific environmental condition, habitat or community. Indicator species, what they provide information on the overall health of an ecosystem. They reflect a particular environmental condition such as pollution. Now, what are these biological indicators? There are living organisms which will reflect the health of that ecosystem. जिस वातावरण में वो रह रहे हैं उसके बारे में वो बता सकते हैं कि वो अच्छा है, खराब है या प्रदूषित हो रहा है. तो ये किससे इंडिकेट होता है? उनके रहने से इंडिकेट हो सकता है, या उनकी अधिकता, जितने अधिक वो पाए जा सकते हैं उससे, या उसकी कमी होने से. तो दिस इज ऑल्सो नोन एज द बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स. तो क्या है? ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर का काम कर रहे हैं क्योंकि ये इंडिकेट कर रहे हैं, दे आर गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द एनवायरमेंटल कंडीशंस. So indicator species, what they do, they provide an early warning of environmental changes. क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वातावरण में, पर्यावरण में अगर कुछ भी बदल रहा है, फॉर एग्जांपल क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, तो इसका प्रभाव हम बहुत जल्दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कौन से, जैसे बर्ड्स हैं या इंसेक्ट्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जिन पे बहुत जल्दी इसका असर दिखाई दे जाता है. अगर हम उनको पहचान लें तो दे कैन गिव अस द अर्ली वार्निंग ऑफ एनवायरमेंटल चेंज. So they can be used to assess the health of an environment और इकोसिस्टम. तो हम इन जीवों को जो हमें संकेत दे रहे हैं कि पर्यावरण बदल रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो ये जो अर्ली वार्निंग जो दे रहे हैं, चेंजेस, कौन से चेंजेस के बारे में? एनवायरनमेंट के चेंजेस के बारे में. तो ये जो है बायो इंडिकेटर का काम कर रहे हैं और हम इसको एक यूजफुल मैनेजमेंट टूल की तरह यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज देम एज मैनेजमेंट टूल. नाउ फॉर एग्जांपल, दिस इज द टर्टल. This will also act as the indicator species. How? Because the presence of the turtle in fresh water will indicate that the water is fresh and healthy. क्यों ऐसा कैसे वो बता रहे हैं? बिकॉज वॉट दिस टर्टल इज सेइंग, आई एम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बोथ मैरीन एंड बीच ड्यून इकोसिस्टम्स. टर्टल जो है खारे पानी में भी पाया जाता है और साफ पानी में भी पाया जाता है. और ये कह रहा है, आई लिव मोस्ट ऑफ माई लाइफ इन द ओशियन बट आई ऑल्सो डिपेंड ऑन लैंड. टेरेस्ट्रियल पे भी रह सकता है, ये पानी में भी रह सकता है. तो अपना ज़्यादातर जीवन जो है ये ओशियन में बिता रहा है, बट लैंड पे भी आता है. फिर ये कह रहा है, आई हैव बीन अराउंड फॉर अबाउट 150 मिलियन ईयर्स. वी ऑल नो दैट द एज ऑफ टॉर्टाइस इज़ टू लॉन्ग. इसका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत लंबा है. तो काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर जिसको कहते हैं ना हम लोग, जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ, हम कहते हैं बुज़ुर्गों के पास बहुत एक्सपीरियंस होता है. सो दिस living organism, tortoise, turtle, they have a long lifespan. I travel throughout the world's ocean. क्योंकि ओशियंस में ज़्यादातर अपना समय बिताता है,
तो ओशियन हम सब जानते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पैसिफिक, इंडियन, अटलांटिक, अंटार्कटिक, कोई सा भी ओशियन आप बात करो, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो दिस living organism, it has a longer lifespan and it is traveling along. It can travel from one place to another place. So it can indicate in a very good manner. So what it is telling, lost me and other parts of the ecosystem will be lost too. ये कह रहा है अगर मुझे खो दिया तो इकोसिस्टम के बाकी के हिस्सों को भी खो दोगे. So as an indicator species, it is indicating the health of the ecosystem. So, by looking at sea turtles, much can be learned about the condition of the ocean and in turn the planet as a whole. तो हम इस टर्टल्स को देख करके हम क्या सीख सकते हैं? एक तो ये है कि ओशन के कंडीशन को, क्योंकि ओशन आप सब जानते हैं, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, दिस ऑयल स्पिल, what we are seeing, the water of this ocean is highly polluted. तो हम ओशन के कंडीशन को भी पहचान सकते हैं इनके प्रेजेंस को देख करके. अगर टर्टल्स हैं वहाँ पर, बहुत अधिक तादाद में हैं, तो हम ये जान सकते हैं कि वो ओशन का पानी जो है वो साफ़ है, वहाँ का पर्यावरण प्रदूषित नहीं है. और अगर वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं और प्रदूषित चीज़ें बहुत सारी दिखाई दे रही, जैसे प्लास्टिक बॉटल्स, एक कचरा और फिर ऑयल स्पिल्स, ये सब दिखाई दे रहा है, तो वो इंडिकेट कर रहा है बैड इकोसिस्टम का. तो टर्टल्स को देख के हम ओशन का कंडीशन ले सकते हैं और ओशंस के कंडीशन को देख के हम पूरे प्लैनेट के बारे में बात कर सकते हैं. सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑल ऑफ द मेजर इश्यूज सी टर्टल्स आर फेसिंग विल इवेंचुअली अफेक्ट अस टू. जो ये टर्टल्स फेस कर रहे हैं, जो मेजर इश्यूज जैसे प्रदूषण, तो वो हमारे ऊपर भी उसका इम्पैक्ट इवेंचुअली आएगा ही. सो बाय looking at these turtles, we can come to know about the whole planet. Now, what we see that any living organism that is used in a way that it can measure the environmental conditions is called indicator species. And the best known example till date is canary in a coal mine. Canary in a coal mine किसको कहते हैं हम? जो कैनरीज हैं, दे आर वेरी ससेप्टेबल टू पॉइजनस गैसेस. तो क्या है, ये जो कैनरी बर्ड एक बहुत छोटा सा बर्ड है, इसको जो मजदूर हैं वो कोल माइंस में लेके जाते थे. क्योंकि ये बहुत ससेप्टेबल है ये बर्ड, तो वो बर्ड जो है वो जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ता था तो वो ख़त्म हो जाता था. तो मजदूरों को पता चल जाता था कि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, तो वो उस कोयल माइन से बाहर आ जाते थे. So the use of birds to monitor environmental condition will tell us how suitable the environment is. It will give the information of the environment. So birds provide direct and indirect, they directly or indirectly contribute as indicators. And they are often giving us ecosystem services. Ecosystem services वो कैसे दे रहे हैं? They are giving us services as pollinators. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये जो ग्रीन ब्लैक फ्रूट ईटर आप देख रहे हैं, ये पूरा होल बेरी को ही खा रहा है, पूरे के पूरे एक फ्रूट को खा रहा है, और उसको खाने के बाद उसका जो सीड है उसको रीगर्गिटेट करके कहीं दूर फेंक देगा. तो इससे क्या है, डिस्पर्शन में कर रहा है, सीड डिस्पर्शन में हेल्प कर रहा है. और क्योंकि वो बर्ड एक टहनी पे बैठ के वहाँ के फूलों से टच करते हुए फिर दूसरे टहनी पे जाके बैठेगा तो वहाँ के फूलों को टच करेगा, तो इससे वो पॉलिनेटर्स का भी काम कर रहा है. एंड इट इज़ एक्टिंग एज बायोलॉजिकल कंट्रोल, एक्टिंग एज कीस्टोन स्पीसीज. इट इज़ ऑल्सो गिविंग जॉय एंड इंस्पिरेशन, क्योंकि बर्ड वॉचिंग और ये सब जो है, इट इज़ गिविंग जॉय एंड इंस्पिरेशन. सो इन मैनी वेज birds are helping. But the most important is of the environmental condition which it is sensing
and providing us as a tool of useful information about the environment. तो आपको जो कैनरी बर्ड का मैं बता रही थी, आई वॉज टेलिंग अबाउट द कैनरी बर्ड दैट कोल माइनर्स यानी जो कोयला खोदने के लिए ज़मीन के अंदर बहुत गहराई के अंदर जो उतरते हैं और कोयला जो है उसको इकट्ठा करते हैं, वो क्या है, ये जो कैनरी बर्ड एक छोटी सी चिड़िया है येलो कलर की, वो बहुत ससेप्टेबल होता है पॉइजनस गैसेस के लिए। एंड पॉइजनस गैसेस कौन से हुए? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ये जो गैसेस हैं इसकी वजह से सफोकेशन होता है और आदमी की डेथ हो सकती है। तो कोल माइनर्स इस बर्ड को छोटे से पिंजरे में साथ में लेके जाते हैं और इसकी हालत देखते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। जैसे ही उनको लगता है कि ये चिड़िया बहुत फड़फड़ाने लग गई है या बेहोश हो गई है या मर गई है, तो वो तुरंत उस टनल को छोड़ देते हैं। Because now that bird has alerted them to evacuate the tunnel. उसने इंडिकेट कर दिया उस बर्ड ने कि यहाँ पर बहुत अधिक तादाद में जो है वो पॉइजनस गैस रिलीज हो रही है एंड इट विल अफेक्ट द ह्यूमन बीइंग्स विच आर इनसाइड। जो कोल माइनर्स हैं वो ह्यूमन बीइंग हैं, तो उनको जो है वो अफेक्ट कर सकता है, वो मर सकते हैं। सो दे विल नॉट बी एबल टू वर्क, so they will immediately leave that tunnel. Now what makes a good indicator? It should be sensitive to changes in the environment in order to serve as an early warning. ये जो जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये एक गुड इंडिकेटर का काम कैसे कर सकते हैं? ये दे शुड बी सेंसिटिव टू चेंजेस, क्योंकि स्पीसीज जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरीली जो है वो सेंसिटिव होना चाहिए। अगर वो स्लो होगा तो उसके ऊपर जो असर हो रहा है वो नहीं शो करेगा, तो इट विल नॉट बी प्रेडिक्टेबल। हम नहीं बता सकते हैं कि पर्यावरण में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि वो बर्ड या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही अगर स्लो रेस्पॉन्ड कर रहा है, तो टू रेस्पॉन्ड इन अ फास्ट वे इट शुड बी सेंसिटिव। जैसे कैनरी बर्ड है, इट इज़ वेरी ससेप्टेबल टू द पॉइजनस गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन। तो इसी तरह से सेंसिटिव होना चाहिए ताकि वो अर्ली वार्निंग दे सके, क्योंकि प्रभाव बढ़ने के बाद अगर पता चले तो वो हमें उस एनवायरनमेंट के नुकसान के बारे में हमें बहुत देर से पता चलेगा। तो टू गेट एन अर्ली इंफॉर्मेशन it should be sensitive and the species need to respond to changes in a predictable manner. जो पर्यावरण में जो बदलाव आ रहा है उसको वो रेस्पॉन्ड करना चाहिए ताकि वो प्रेडिक्ट कर सके कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। क्योंकि अगर एरेटिकली वो रेस्पॉन्ड करेंगे, यानी कभी कम कभी ज़्यादा, तो वी कैन नॉट फाइंड आउट, वी कैन नॉट ऑब्जर्व। क्योंकि किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए कोई चीज़ धीरे 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 ऊपर बढ़नी चाहिए, जैसे ग्राफ बढ़ना चाहिए या ग्राफ घटना चाहिए। कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, तो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। सो द रेस्पॉन्स शुड बी प्रेडिक्टेबल. It should be easy to compile and interpret data on the species to inform policy decision. जो डाटा है वो कंपाइल करने के लिए भी आसान होना चाहिए। So species that are very rare would make poor indicator species because it would be hard to find and study enough of them to draw any meaningful conclusion. क्योंकि अगर वो जो स्पीसीज है वो खुद ही तादाद में रेयर हैं तो हमें दिखाई नहीं देगा और हम सोचेंगे कि प्रदूषित हो गया है या पर्यावरण बिल्कुल बदल गया है, जबकि ऐसा नहीं है। वो खुद ही बहुत कम है, पॉपुलेशन उसकी बहुत थोड़ी सी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई स्पीसीज होना चाहिए जो अधिक दिखाई देता हो और हमें आसानी से दिखाई देता हो और हम उसको प्रेडिक्ट कर सकें। सो व्हाट आई मीन टू से दैट द स्पीसीज शुड नॉट बी रेयर। वो रेयर नहीं होना चाहिए, तो वो पुअर इंडिकेटर का काम करेगा। फिर अच्छी तादाद में होना चाहिए ताकि उसकी स्टडी करें
तो एक मीनिंगफुल कंक्लूजन पे हम आ सकें। I hope you can understand what makes a good indicator. It should be sensitive, it should respond properly, and it should be easy to compile. Now, how these birds are helping as environmental indicators? One is that they are providing, that is, they are indicating the quality of the habitat. They are giving useful information about the habitat quality. One of the most useful things that birds can indicate is overall habitat quality. Now, when birds are dependent on the habitat functioning in specific ways, the population trends of birds can tell us about how well the ecosystem functions. हैबिटेट कौन सा होता है? जहाँ पर कोई भी जीव रहता है, वो उसका आवास है, हैबिटेट है। तो उसकी क्वालिटी कैसी है? अच्छी है। अच्छी हम किसको कहते हैं? जहाँ हमें पर्याप्त भोजन मिलेगा, पर्याप्त शेल्टर मिलेगा और ब्रीडिंग के लिए स्पेस मिलेगा। Now, if these three conditions are fulfilling, we can say that the habitat quality is good. The overall habitat quality is good. तो बर्ड्स का जो डिपेंडेंसी है किसी भी हैबिटेट पे, जैसे वेटलैंड बर्ड्स हो या टेरेस्ट्रियल हो, तो दे कैन गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द habitat quality. They can provide us that the habitat is degrading. The presence or absence of very specialized species can indicate habitat quality. Bird numbers can reflect the quality of the habitat. They can also be used to measure the effectiveness of habitat restoration. तो क्या है कि बर्ड्स किस किस तरह से हमें हेल्प कर सकते हैं इस हैबिटेट क्वालिटी के बारे में जानने के लिए? एक तो ये है कि वहाँ जो है वो जो हैबिटेट है वो डिग्रेड हो रहा है या चेंज हो रहा है, they can inform us about that. Next is that the presence or absence of a specialized species. जैसे कोई एक स्पीसीज है वो उसी जगह मिलती है और उसके साथ बाकी दूसरे मिलते हैं, ऐसा इंडिकेशन देने वाले को भी हम हैबिटेट क्वालिटी में उसके प्रेजेंस और एब्सेंस को देख सकते हैं। बर्ड का जो नंबर है, संख्या में अधिक तादाद में वो उस आवास में मिल रहे हैं, तो दैट विल ऑल्सो give us the indication of the effectiveness of habitat restoration. जैसे habitat restoration हम किसको कहते हैं? जहाँ पर वापस से हमने पेड़ पौधे लगाए और वहाँ का जो एरिया है उसको बहुत अच्छा सा ग्रीन कर दिया है, और अगर हम ये देखते हैं कि वो बर्ड्स वहाँ पर बढ़ रहे हैं, तो दे कैन गिव अस द इंफॉर्मेशन ऑफ द ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ऑफ दैट habitat. For example, very simple, during this period of pandemic, what you all have observed, तुम सब ने क्या नोट किया होगा? The very important thing was that जो चीज़ हम नहीं सुनते थे वो हम बहुत क्लियरली सुन पा रहे थे। वो क्या था? चिड़ियों की चहचहाट। क्यों? बिकॉज व्हीकल्स वर नॉट मूविंग, गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, भौंपू भौंपू बज नहीं रहा था, हॉर्न नहीं बज रहा था, तो हमें चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। और दूसरा ये है कि पोल्यूशन भी कम हो गया। जो पोल्यूशन मोटर व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज इन सब से होता था, वो पोल्यूशन भी कम हो गया। तो व्हाट वी वर सीइंग दैट द नंबर ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई वाज वेरी क्लियर। बर्ड्स आसमान में उड़ते हुए भी हमें बहुत साफ दिखाई दे रहे थे। तो व्हाट इज ऑल दिस इंडिकेटिंग? वी आर सीइंग द बर्ड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट. So they are responding to one another and they are giving us the information about the quality of that habitat. For example, this effects of canals and levees on Everglades ecosystem. Everglade जो है वहाँ पर क्या था, इस एरिया में कैनाल्स का कंस्ट्रक्शन और लेवीज का कंस्ट्रक्शन ये सब कर दिया गया था। तो जब वो नेचुरल था
नेचुरल में क्या है कि सबमर्ज्ड प्लांट्स और कम शैलो वाटर में जो है जो फिशर्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, ये सब घूमते रहते थे। अब जहाँ कैनाल बना दिया है, नाउ व्हाट इज दिस कैनाल? दिस इज मैन मेड। तो व्हाट वी सी दैट द इकोसिस्टम हैज चेंज्ड। द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स एंड levees हैज अल्टर्ड द फ्लो ऑफ वाटर। पानी डेफिनेटली अब कैनाल बनाया इसीलिए है कि इरिगेशन में वाटर सप्लाई प्रॉपर मिलती रहे, बट इन रिटर्न व्हाट इट हैज डन, इट हैज डिग्रेडेड द एरिया ऑफ दैट एवरग्लेड्स इकोसिस्टम। हाउ? एक तो उसने फ्लो ऑफ वाटर को चेंज कर दिया है। फ्लो ऑफ वाटर मतलब बढ़ गया है, तो पानी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस तरह के प्लांट्स अवेलेबल होते हैं। कम पानी होता है तो किस तरह होते हैं, ज़्यादा पानी होता है तो, बिकॉज प्लांट्स ऑल्सो डिफर फ्रॉम एरिया टू एरिया एंड फ्रॉम हैबिटेट टू हैबिटेट। तो बिकॉज ऑफ द massive change of this ecosystem, what happened that the annual number of wading birds nesting in Everglades declined. क्या देखा उन्होंने कि जो एनुअली जितने यानी प्रति वर्ष जो वेडिंग बर्ड्स आते थे नेस्टिंग के लिए इस एवरग्लेड्स इकोसिस्टम में, वो कम हो गए। Now these declines began before anyone realized that significant damage had been done to the Everglades ecosystem by human activities. ये जो डिक्लाइन हुआ है वेडिंग बर्ड्स का, इसको समझने तक काफ़ी देर हो चुका था। ये जो डैमेज हुआ है, सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ है इस एवरग्लेड इकोसिस्टम को ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से, वो काफ़ी मतलब क्योंकि वेडिंग बर्ड्स के एनुअल नंबर को देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, और जब तक ध्यान दिया तब तक बहुत सारे चेंजेस आ गए इकोसिस्टम के अंदर। Why? Because wading birds responded well before any other animals. क्योंकि ये बर्ड्स हैं जिन्होंने सबसे पहले उसको जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसको डिटेक्ट कर लिया है। द सेंसिटिविटी ऑफ दीज बर्ड्स टू प्रॉपर इकोसिस्टम फंक्शनिंग मेक्स देम वैल्यूबल इंडिकेटर्स ऑफ हैबिटेट क्वालिटी। अब यही वेडिंग बर्ड्स जो हैं, क्योंकि इनकी जो सेंसिटिविटी है, it can make them valuable indicators. और ये जो वेडिंग बर्ड्स हैं, इनका डिक्लाइन होने का रीज़न क्या था? कैनाल बनाने के वजह से वाटर का जो कंटेंट है, फ्लो, वो बढ़ गया। और पहले क्या था कि ड्राई सीजन में ड्राई हो जाता था और वेट सीजन में शैलो वाटर रहता था, और शैलो वाटर में फिशेस की जो क्वालिटी है वो दूसरी रहती थी, और ये जो वेडिंग बर्ड्स हैं उन फिशेस को ही फीड करते थे, और फिर वो अपना नेस्टिंग करते थे और नेस्ट में अपने यंग वंस को भी जो है वो फूड आराम से देते रहते थे। अब क्योंकि वाटर का जो सप्लाई है वो चेंज हुआ है, तो फिशेस में भी प्रेडेटर्स और प्रे होते हैं। तो जो छोटे फिशेस जो इनके लिए प्रे का काम कर रहे थे, उनको अपने बड़े फिशेस से, प्रेडेटर्स से नुकसान होने लग गया, तो वो फिशेस वहाँ से कहीं और चले गए, क्योंकि इवन दे वांटेड टू सेव देयर लाइफ। तो इस चेंज की वजह से क्या हुआ कि वेडिंग बर्ड्स को भोजन मिलना बंद हो गया। नाउ इन बिकॉज द सप्लाई ऑफ फूड वाज स्टॉप्ड, they were not getting enough food to eat, and therefore they slowly started declining, the population started declining. दूसरा क्या है कि वाटर की जो क्वालिटी है वो भी चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी उसकी क्वालिटी? बिकॉज द केमिस्ट्री ऑफ द वाटर विल चेंज। पेड़ जो है, पौधे जो हैं, सबमर्ज अंदर डूबे हुए छोटे छोटे हो, तो उसके ऊपर क्या बड़े बड़े आ गए, तो वाटर ऑक्सीजन का डिप्लीशन हो जाएगा। द बीओडी
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की जो है वो कमी हो गई, डिमांड। तो ऑल दिस केमिस्ट्री, वाटर केमिस्ट्री हैज़ बीन चेंज्ड, the quality of the water has been changed. Now, since these changes have come, the number of wading birds decline. Now, birds as indicators pertain to pollution, that is pollution को भी ये बता सकते हैं। किस तरह से? The very common example of birds as indicator to pertains to pollution is decline in bird species due to the use of DDT. The best known example of this is the decline in bird species due to the use of DDT, which was brought to international attention in Rachel's Carson's Silent Spring. यहाँ पे क्या हुआ कि जो बर्ड्स के ऊपर जो असर देखा गया था डीडीटी के यूज़ के वजह से, वो सबसे पहले किस में देखा? बर्ड्स में। The birds were the first group of animals whose population began to noticeably decline as a result of DDT, signaling negative environmental consequences from the pesticide. ये नेगेटिव एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस है उस पेस्टिसाइड, जो डीडीटी पेस्टिसाइड है, उसका प्रभाव जो है वो उल्टा पड़ गया। डीडीटी क्यों यूज़ हुआ है? किसी और रीज़न से ह्यूमन बीइंग ने यूज़ किया, बट उसका असर क्या एनिमल्स के ऊपर आया कि वो मरने लग गए हैं। और इसका प्रभाव सबसे पहले किस पर आया? बर्ड्स के ऊपर। और बर्ड्स में भी जो है वो वल्चर्स में सबसे अधिक देखा गया था। द एक्यूमुलेशन ऑफ डीडीटी इन द बॉडी, it often resulted in the females laying thin eggshells. जो अंडे वो देते हैं बर्ड्स, क्या हैं? बर्ड्स अंडे देते हैं, उनके शेल बहुत पतले बनने लग गए। और उससे क्या होता था? इंक्यूबेशन के लिए आप सब जानते हैं बर्ड्स जो है अंडों के ऊपर बैठते हैं। अब जैसे ही वो अंडे पे बैठते थे वो अंडा टूट जाता था। तो दैट कॉज्ड अ ग्रेट डिक्रीज इन द रिप्रोडक्टिव आउटपुट। इससे क्या हुआ कि रिप्रोडक्टिव आउटपुट यानी ऑफस्प्रिंग्स पैदा ही नहीं हो पाते थे, अंडे पहले ही नष्ट हो जाते थे। सो व्हाट इट वाज सीन कि बर्ड्स का जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होता चला गया। इट स्टार्टेड डिक्रीज इन बर्ड पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ डीडीटी। So what it was seen that birds were the first group of animals whose population began to noticeably decline as a result of DDT, signaling negative environmental consequences. Now vultures were the first to be seen. Vultures in Asia have also been sentinels of pollution. Pollution के बारे में indicate करने वाले vultures, because widespread mortality of vultures indicated that there was a significant problem in the environment. पर्यावरण में बहुत significant problem है, इसका indicate vultures ने कर दिया था। But it took more than 10 years after the first documented declines for scientists to figure out the problem, the drug diclofenac. अगर इसके बारे में जानकारी होती तो अगर पहले साल में ही अगर ये जो वल्चर्स ने इंडिकेट किया वो इंसान पहचान लेते कि ये बायो इंडिकेटर का काम कर रहा है, पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ गया है, तो बहुत नुकसान होने से बच जाते। बट 10 साल लग गए जब तक ये हम जान सके कि वल्चर्स घटते जा रहे हैं, बिल्कुल गायब होते जा रहे हैं। और तब पहचाना कि ये जो प्रॉब्लम है वो किसके वजह से हुआ? द ड्रग डाइक्लोफेनेक विच वॉज यूज्ड इन द डीडीटी। और इस ड्रग को क्यों यूज़ किया था? दिस ड्रग वॉज एडमिनिस्टर्ड टू लाइवस्टॉक in order to help them heal from wounds, but it is toxic to vultures. लाइवस्टॉक में चोट लगने पर जो है ये दिया जाता था डाइक्लोफेनेक।
पर इसका जो टॉक्सिक है वो वल्चर्स पे सबसे ज़्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि वल्चर्स जो है वो डेड कैटल को खाते हैं। जब ये लाइव स्टॉक मर जाते हैं तो इनको छोड़ दिया जाता था, और वल्चर बीइंग स्कैवेंजर इट यूज्ड टू ईट दैट लाइव स्टॉक। तो वो जो टॉक्सिक है वो वल्चर के अंदर इकट्ठा होता चला गया, विच वाज नोन एज द बायोमैग्निफिकेशन। Now, when vultures scavenged livestock that had treated with the drug, they ingested it, which caused renal failure and death. तो जिस लाइव स्टॉक को इन्होंने स्कैवेंज किया, यानी मरे हुए लाइव स्टॉक को इन्होंने खाया जिसको उस ड्रग से ट्रीट किया गया था, तो जैसे ही इन वल्चर्स ने उसको खाया तो उनका किडनी फेल हो गया और वो ख़त्म हो गए। सो फॉलोइंग दिस द ड्रग वॉज बैंड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द मार्केट। जैसे ही पता चला इसके दुष्प्रभाव के बारे में, इस दवाई को बैन कर दिया गया था। So as in the example of DDT, vultures showed an early indication of contamination in the environment and provided the impetus for its removal. जैसे DDT की वजह से बहुत सारे बर्ड्स जो है वो प्रभावित हो रहे थे, इसी तरह से डाइक्लोफेनेक के वजह से भी जो है ये वल्चर्स ख़त्म हो रहे थे। So this indicated and it was banned. Now birds, they also indicate for the biodiversity. Birds can be used as indicators of biodiversity. पोलैंड में एक स्टडी हुआ था फॉरेस्ट में, तो उसमें उन्होंने देखा कि in a forest where an increased number of woodpecker species were present, there were also more species of other birds. जहाँ पे वुडपेकर्स की संख्या बहुत अधिक थी, वहाँ उन्होंने देखा दूसरे बर्ड स्पीसीज की भी संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो ऑथर्स ने क्या सजेस्ट किया, जो डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड स्पीसीज की उस फॉरेस्ट में जो अननोन थी, उसको सर्वे करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, दे काउंटेड द नंबर ऑफ वुडपेकर स्पीसीज एंड दिस number of woodpecker species would serve as a proxy for the avian diversity in the area. क्योंकि हमने ये बताया कि जहाँ पे वुडपेकर्स की संख्या, जो स्पीसीज है, नंबर है, वो बहुत अधिक थी, वहाँ दूसरे स्पीसीज बर्ड के भी वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। तो पूरा फॉरेस्ट के डाइवर्सिटी को पढ़ने में इन साइंटिस्ट ने क्या यूज़ किया, वुडपेकर के नंबर को काउंट किया और उस नंबर ने प्रॉक्सी का काम किया दूसरे एवियन डाइवर्सिटी के बारे में बताने के लिए। एंड दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज diversity indicators and it can also expand to the other terrestrial vertebrate groups. दूसरे vertebrate groups को भी इस तरह से स्टडी कर सकते हैं। तो what we see that birds can be used as indicators of biodiversity. तो biodiversity जो उस एरिया का पूरा डाइवर्सिटी है उसको स्टडी करने के लिए भी जो है बर्ड्स, जैसे इसमें वुडपेकर को यूज़ किया है, ऐसे कर सकते हैं। डिजीज़ आउटब्रेक में भी बर्ड्स जो है वो इंडिकेटर का काम करते हैं। द यूज़ ऑफ बर्ड्स एज इंडिकेटर्स कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू ह्यूमन हेल्थ कंसर्न्स बिकॉज बर्ड्स कैन इंडिकेट द अकरेंस ऑफ डिजीज़ आउटब्रेक्स। जो बीमारियां हैं उसको, जो एकदम अचानक डिजीज़ आउटब्रेक होता है, इसके बारे में बर्ड्स इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे कि वेस्ट नील वायरस, prior to outbreak of this disease in the humans in 2000, people in the areas that were affected noticed massive die of crows. 2000 में जो उन्होंने आउटब्रेक देखा था ह्यूमंस के अंदर, कौन सा, वेस्ट नील वायरस का, तो उससे पहले 2000 से पहले उन्होंने क्या नोटिस किया कि बहुत अधिक तादाद में जो है वो क्रोस मर गए थे।
So if we see the transmission cycle of this West Nile virus, what we see, बर्ड्स से जो है वो मस्किटोस, और मस्किटोस जो है वो, जो क्यूलेक्स मस्किटो है वो वेक्टर का काम कर रहा है। ये जो एक्सीडेंटल होस्ट है, होस्ट तो क्रो है बट एक्सीडेंटल होस्ट जो है ह्यूमन बीन है और हॉर्स है। तो क्योंकि क्रो के ऊपर ही इसका सारा जो ये वायरस है वो उसकी लाइफ साइकिल है, तो दिस क्रो इज द एक्चुअल रिजर्वायर होस्ट। Therefore, these crows were dying in a large number. But until it was identified कि ये इस वायरस की वजह से हो रहा था ये डेथ, तब तक वो वायरस ह्यूमन बीन और दूसरे एनिमल्स को भी इन्फेक्ट कर चुके थे। तो then later on it was identified that looking to the crow, the death of the crow, it can be identified because this crow was actually indicating. So, the intimate linkages between some bird species and their habitats make them useful for identifying ecosystem health. ये जो linkages है जैसे क्रो का वायरस के साथ, और डाइक्लोफेनेक का वल्चर के साथ, डीडीटी का बर्ड्स के साथ, वुडपेकर का दूसरे डाइवर्सिटी के साथ, और वेडिंग बर्ड्स का वेटलैंड इकोसिस्टम से, मतलब इस तरह के कनेक्शंस को अगर पहचान के हम यूज़ करें तो ये हमें यूज़फुल होंगे हमारे को टू आइडेंटिफाई द healthy ecosystem or the quality of that ecosystem. They can be indicators of the deteriorating habitat quality and environmental pollution, as well as metrics to determine the success of restoration efforts. रिस्टोरेशन करने में भी फिर ये हमें है, क्योंकि अगर कोई इकोसिस्टम खराब भी हो गया इट कैन बी रिस्टोर्ड, तो दे कैन हेल्प इन द रिस्टोरेशन combined with their ability to signal the imminent outbreak of diseases. Birds are incredibly useful as indicators to both the fields of environment as well as the human health. Environment, पर्यावरण, बदलते पर्यावरण को भी समझने में भी हेल्प करेंगे और ह्यूमन हेल्थ को भी समझने में हेल्प करेंगे। तो what we see that birds are incredibly useful as indicators. Thank you so much.